आपके लिए, आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, आपका विकास हो, हिंदू मुसलमान साथ चले, एकता अखंडता भाईचारा कायम रहे। दिन रात ऐसे जुझारू नेता को मैं सलाम करता हूँ। दिन रात वो आपको फिक्र में लगे रहते हैं। ऐसे महेश चौगले जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता है, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक शेर से मैं उनको मंसूरी भाई को बोलूंगा कि उनको बुलाएं। ये शेर हर कोई जानता है, लेकिन जिसके ऊपर भी फिट होता है मुझे लगता है बोलना चाहिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनने से पहले मैं 1 मिनट का खाली वक्त दूंगा। हमारे जो दमदार आमदार हैट्रिक आमदार महेश प्रभाकर चौगले जी हैं, यकीन करिए जमाल भाई, ऐसा आमदार हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में देखा है। जब बुलाए जिधर बुलाए वो बंदा बाइक पर, जब बुलाओ बाइक पर आ जाएगा। कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। आप पूर्व प्रेस में चले जाएंगे, 2 बार के आमदार है, सूट बूट पहन के 10 लोग हमेशा टाइम लेने वाले रहते हैं। मगर हमको हमारी खुश नसीबी से ऐसा आमदार मिला है महेश प्रभाकर चौगले कि वाकई में वो आमदार है। और एक नाइंसाफी हमारे साथ हुई है। एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जमाल भाई आपसे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी से मुलाकात करते रहते हैं। हमारे आमदार महेश प्रभाकर चौगले जी अपनी बार 72,000 वोट पाए। 72,000 वोट में 25,000 वोट मुसलमानों का है। तो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, मंत्री नहीं बनाया गया उनको। तो आप एक गुजारिश कर दीजिए कि आज 2.5 साल में फेरबदल होने वाला है। 2.5 साल के अंदर अगर हो सके आपके तवज्जो से उस बंदे को अगर मंत्री बना देंगे तो भिवंडी हमारा मॉरिशस जैसा हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि वो रोड, वो चौराहे, वो इलाका, वो गटर, वो ब्लॉक, वो नाले 200 करोड़ रुपए का अपने 5-5 साल में उन्होंने काम किया है। और हम लोगों को जब हम लोग आवाज देते हैं हिंदू मुस्लिम ना करते वो बंदा हाजिर होता है। मैं महेश प्रभाकर चौगले के लिए आप लोगों से कहूंगा कि जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसी के साथ साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवाज देना चाहूंगा इस शेर के साथ कि वो शख्सियत है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और रवि भाई जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। दरगाह पे बैठे मंत्री बनना तय है जमाल भाई का। जमाल भाई को सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारी बहनों का भी आवाज उठना है, क्योंकि अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। क्या किया है मालूम है? उन्होंने किया है कि अब 33% 100 में 33 विधायक हमारी बहन बनेगी। तो जब जिसका आवाज ज्यादा रहेगा उसी को मौका मिलेगा। खिलाते जी बैठे यहाँ पे। हिंदुस्तान ये हुई ना बात। आज इस चौपाल में हमारे बीच में मौजूद भारतीय जनता पार्टी और संगठन मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष भाई वसीम खान साहब, हमारे बीच में मौजूद अपने भिवंडी के जिला अध्यक्ष रवि सावंत जी, हमारे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी और संगठन मोर्चा के सूफी समाज के राष्ट्रीय सह प्रभारी आबिद अली भाई, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और भारतीय जनता पार्टी और संगठन मोर्चा के भिवंडी आप लोग आए हैं दीवान शाह बाबा के दरगाह में, और अल्पसंख्यक के विभाग के बहुत से आपकी टीम है, और अल्प विभाग की तरफ से क्या क्या सुविधा यहाँ दी गई है उसकी वजाहत कीजिए। देखिए 2014 में जिस तरह से इस देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सरकार बनी। 2014 से अब तक 2025 तक
इन 11 वर्षों में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलकर सभी समुदायों के लिए जो काम किया है, खासकर हमारे अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज को जिस तरह से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इतिहास में पहली कोई ऐसी सरकार है जो हर साल अपने किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड गांव, गली, मोहल्ले में जाकर जनता के साथ शेयर करती है, जनता के साथ बांटती है और जनता को बताती है कि हमने इन 1 वर्षों में ये काम किए, ये विकास के कार्य किए। इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में ये 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत संकल्प से सिद्धि जो चौपाल कार्यक्रम है, पूरे हिंदुस्तान में जाकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से किया। उसी संदर्भ में आज महाराष्ट्र के भिवंडी में आज बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सिपाही बनकर हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले में जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते थे, आज उन्होंने बहुत ही विस्तार रूप से भिवंडी में सरकार की जो काम है, सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के विकास हैं, उसको गिनाया और लोगों का उत्साह और लोगों का जो हमें सपोर्ट मिला, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं माननीय जमाल सिद्दीकी साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो ये भिवंडी में आए और हज़रत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत ही उनकी करामतें पूरी दुनिया में मशहूर है, उनके दर पर सर झुकाकर चादर पेश की। मुल्क और मिल्लत में, मुल्क में अमन व अमान रहे, पूरी दुनिया में शांति रहे, इसके लिए भी खासकर दुआएं की। थैंक यू सर। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी से डराकर हमेशा वोट लेने का काम करते हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? आज सरकार के 11 साल पूरा होने पर जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के नेता हैं हमारे मंसूरी साहब, नज़ीर मंसूरी साहब, उन्होंने हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष अमित सावंत साहब के नेतृत्व में आज यहाँ रवि सावंत जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर चौपाल लगाया था। इस चौपाल में आकर हमने अपने बहनों भाइयों से मुलाकात की और सरकार दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह में अर्ज़ी लगाई है कि सब खुशहाली हो। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग भारतीय जनता पार्टी से डरा कर वोट लेते हैं, तो मैंने सबको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी कोई बाहर से आयात हुई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है और सबकी भागीदारी है। जैसा कि हमने अपनी बातों में कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, इसमें जो 4 प्रमुख लोग थे, स्वर्गीय अटल जी इसके अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी और मोहतरम अली जनाब हाजी सिकंदर बख्श साहब इसके महामंत्री बने, जनरल सेक्रेटरी बने। यानी तो शुरू से हमारी जो भागीदारी थी वो सिकंदर बख्श के रूप में मिली थी और 25% की भागीदारी हमें मिली थी, लेकिन हमें गुमराह किया गया, भटकाया गया, भाजपा से दूर रखा गया, हमारा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम आज पिछड़ गए और इतने पिछड़ गए कि दलित भाइयों से पीछे चले गए। इसलिए मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से हम कुरान घर में रखते हैं वैसे ही संविधान भी घर में रखें, जिससे हमें अपने अधिकारों का, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और हमें कोई भटका नहीं सकता है, हमें कोई अच्छे रास्ते से गुमराह नहीं कर सकता है। तो ये जो हमारे भाई कांग्रेसी हैं जो एक शैतान का काम करते भटका कर हमें सही रास्ते से दूर करने का, तो कुरान भी हिफाजत करेगा, संविधान भी हमारा हिफाजत करेगा, तो इसको रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबके विकास के लिए काम किया है, उनका सबका साथ सबका विकास जो है वो सबको साथ जोड़ता है, देश को उन्नति, तरक्की, खुशहाली की तरफ लेकर जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ऐसा भारत जहाँ पर दंगा ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर कोई भूखा ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर कोई बेरोजगार ना हो, ऐसा भारत जहाँ पर कोई इलाज के अभाव में मर ना जाए, ऐसा भारत जो सबके लिए काम करे, सबके चेहरे पर मुस्कान लाए, खुशहाली लेकर आए, ऐसे भारत को बनाने के लिए
हम अपील कर रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने भिवंडी के सारे भाई बहनों से कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का साथ दें। चौगले साहब से जुड़े हैं, जो हमारे सावंत जी विधायक जी हैं, जो जिलाध्यक्ष जी हैं, इनके साथ जुड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। जो नहीं ले पाए हैं अभी तक वो भी लाभ लें। अभी पार्टी ने तय किया है कि जो वरिष्ठ जन हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उन सभी को आयुष्मान का कार्ड देगी। क्योंकि जो हमारा बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, वो बार बार बीमार हो जाता है उम्र के दराजी से, तो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, उसको 5 लाख का इलाज मुफ्त में हो, ऐसी व्यवस्था का कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड सबके जेब में, सबके हाथों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय चौगले साहब हमारे देने वाले हैं। हम उसका भी फ़ायदा लें और हम सब आगे बढ़ें। थैंक यू सर। क्या संदेश देंगे आज का जो है कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम को लेकर मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में विकास किया है, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं किया है, वो सबके लिए किया है। सबका साथ, सबका विकास, ऐसी उनकी है। खाली आज के 11 साल पहले जो 70 साल कांग्रेस की थी, उन्होंने अपने को आपस में लड़ा के राज किया और अपने घर भरे। आज आप मोदी जी का बैंक बैलेंस देखो, या कोई मोदी जी खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपनी गरीब जनता के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण, अभी जल्दी 3-4 महीने में अपने यहाँ से मेट्रो चालू होने वाली जी सर, धामन का नाके से अपने मुंबई को जोड़ने वाली। तो अभी वो मेट्रो में कभी ऐसा होगा क्या कि ये मेट्रो में मुस्लिम नहीं बैठेगा या हिंदू नहीं बैठेगा या सिखाई नहीं बैठेगा? वो मेट्रो में सब लोग बैठेंगे। तो ये सबके लिए किया है। तो यही है, अगर आयुष्मान कार्ड भी मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, उज्ज्वला योजना भी मिल रही है तो सबके लिए, कोई नाम जाति देख के उसका इनकार नहीं किया जाता है। आज लड़की बहन भी दिया है अपनी सरकार ने, देवा बहू की सरकार ने जो दिया है वो सबके लिए दिया है। तो आप भी ये संदेश फैलाओ कि बीजेपी और नरेंद्र जी मोदी वो सबके लिए, सबका विकास करना चाहते हैं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक इंसान का नहीं। बहुत थैंक यू। बहुत आज क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह आज प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया और ये भी होने वाला है? इसकी आखिरी तारीख आज है, तो उसमें हम लोगों ने प्रोग्राम लगाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल भाई का, वसीम भाई का, रवि सावंत जी का, आए हुए तमाम साथियों का, और हमारे जो इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए हैं हमारे जो साथी, चूँकि मैं महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूँ, उसके अलावा भी हमारे नियाज गुड्डू जो पश्चिम मंडल अध्यक्ष हैं, तौहीद भाई जो हमारे शाना बशाना चलते हैं, वो हाजी भाई जो इतनी बड़ी तादाद आप देख रहे थे, हाजी भाई की बदौलत और नियाज गुड्डू की बदौलत आज यहाँ पर ये प्रोग्राम तय हो पाया। और नौशाद भाई, राजू भाई, तबस्सुम मोमिन साहिबा, इन्होंने प्रोग्राम को 4 चांद लगाया और सारे मेहमान आए। और ऐसा ही प्रोग्राम अभी जो भी सरकार, जो भी सेंट्रल या स्टेट जो हमको प्रोग्राम देगा, हम कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जब दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ दी है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि मैं जा रहा था कहीं और आ गया कहीं और, तो उनको इसी तरह हम बुलाएंगे। और दुआ है कि वो अगली बार आए तो केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे लोगों के बीच में आए, बस यही दुआ है। और आप तमामी लोगों का शुक्रिया, पत्रकारों का शुक्रिया, अध्यक्ष जी हमारे रवि सावंत जी, और ख़ास करके आमदार महेश प्रभाकर चौगले जी जो कि बहुत ही ग्रेटेस्ट आदमी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ऊंची हस्ती हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस बारगाह में हम लोगों को बैठने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ कुर्सी में बैठे हैं, ये जगह जमीन में बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि बारिश का मौका है, हमारी बहनें हैं, कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, इसलिए आयोजकों ने हमारे कुर्सी लगा दी है। मुझे लगता है कि सरकार हमें इसमें माफी जरूर देगी। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सरकार में आए हुए 11 साल पूरे हो गए। 11 साल लोगों ने उन पर भरोसा किया, लोगों ने उनको प्यार दिया, और हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का भी उनको आशीर्वाद मिला। 11 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अगर कोई काम किया है तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आए, उसके लिए काम किया। 11 साल में
सबसे ज्यादा अगर फिक्र की है तो हमारी बहनों को सुरक्षा मिले, उनको न्याय मिले, उनको बराबरी का दर्जा मिले, इसकी फिक्र की। 11 साल में अगर उन्होंने चिंता की है तो नौजवानों के हाथों में काम मिले, उनको रोजगार मिले, वो भी आगे बढ़े, इसकी चिंता की है। 11 सालों में प्रधानमंत्री ने जिस स्लोगन को आगे बढ़ाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिसमें पूरा भारत एक हो, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी रंग के लोग, हम सब एक साथ मिलकर भारत की तरक्की के लिए, अपने शहर की तरक्की के लिए, अपने मोहल्ले की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए मिलकर काम करें, ये प्रयास किया है उन्होंने। और ये प्रयास दिखता है। जो लोग कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं कि पहले जब भिवंडी से हम नासिक के लिए निकलते थे कि भिवंडी और नासिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कितना समय लगता था? कम से कम 4 से 5 घंटा लगता था। और अभी जब स्मृति हाईवे बना कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवा भाव में, तो 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा। और उससे आगे बढ़ेंगे, मैं नागपुर से हूँ, अगर उससे आगे बढ़ेंगे नागपुर से मुंबई कार से आना नामुमकिन था। आप सबको पता है नागपुर में संतरा पैदा होता है, संतरा की गाड़ी निकलती थी तो 24 घंटे लगते थे, संतरा खराब हो जाता था। आज नागपुर से मुंबई पहुंचने में 7 घंटा लगता। इसके पहले किसी को सुना नहीं था क्या? मुंबई से जब आते थे हम लोग तो भिवंडी पहुंचने में 5 घंटे लगते थे। वही मेरे दिमाग में था, नजीर भाई हम लोग 5:30 में निकल गए, हमको लगा कम से कम 2 घंटा तो लगेगा। हम लोग 6 बजे आपके भिवंडी आगे पहुंच गए, 1 घंटे में। ऐसे दिन आते हुए फ्लाईओवर रोड साफ, कोई भीड़ नहीं। फिर हम लोग ढाबे बैठकर चाय नाश्ता किया कि आपकी तैयारी हो रही। ये व्यवस्था किसने दी है? ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दी। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का दुश्मन है, ये सरकार भी जब आएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भिवंडी में कितने लोगों को पाकिस्तान भेज दिया? किसी को नहीं, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबकी पार्टी है, सब पर उतना ही अधिकार है सबका जितना एक दूसरे पर होता है। इस भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे सावंत साहब है, जितना अधिकार उनका है उतना ही अधिकार नजीर भाई का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता की पार्टी, उसी प्रकार से ये सबकी पार्टी है। जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक बार इतिहास उनको बताए। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी दादर में बनाई गई तो जो उसका कार्यक्रम था, जैसे आज छोटा सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष सावंत जी कर रहे, ऐसे जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोहम्मद करीम छागला थे, जो मुस्लिम स्कॉलर थे। मुझे आप बताएं, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के दुश्मनी के लिए बनाई जाती और खास तौर से मुसलमानों के दुश्मनी के लिए बनाई जाती तो क्या उसके कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद करीम छागला को दी जाती है? सम्मानित व्यक्ति को कार्यक्रम की अध्यक्षता दी जाती है और उससे आगे बढ़े
जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसके जो 4 प्रमुख लोग बने, स्वर्गीय अटल जी बिहारी बचे, वो उसके अध्यक्ष बने, मुरली मनोहर जोशी जी उसके महामंत्री बने, आडवाणी जी उसके महामंत्री बने, और जो तीसरे महामंत्री थे वो हाजी सिकंदर बख्श साहब थे जो दिल्ली के सांसद थे। 4 लोगों में एक हमारा मुस्लिम भाई, यानी भारतीय जनता पार्टी ने तब भी सबका साथ रखा था। 25% की भागीदारी हमें दी गई थी, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही। हम कांग्रेसियों के बातों में आ गए, सपा के लोगों के बातों में आ गए, अबू हासिम के गुमराह करने में आ गए, इसलिए हम अपनी हिस्सेदारी छोड़कर आ गए। अभी नजीर भाई हम सबकी कोशिश है कि वो जो हमारा हक भारतीय जनता पार्टी के 25% है उसको जाकर ले। ये है साथियों भारतीय जनता पार्टी, अगर हम जाएंगे तभी हमें हिस्सेदारी मिलेगी, वरना नहीं मिलने वाली। ऐसे हमें सपा बसपा कांग्रेस के लोग ठगते रहेंगे, उल्लू बनाते रहेंगे। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, ये आएगी तो हमारा सारा इस्लामिक काम बंद हो जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम कौन सा किया? जब वो लाल किले पर खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा 15 अगस्त को कि जो हमारी बहन बेटियां हैं, जब उनको दिन में हाजत होती है तो वो शाम तक राह देखती है अंधेरा होने का, क्योंकि घर में टॉयलेट नहीं है। हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, हम सड़कों को साफ करेंगे, हम गलियों को साफ करेंगे, और हम अपनी बहन बेटियों के लिए हर घर में शौचालय बनाएंगे। शौचालय बनाने का पहला जो पैसा है वो सरकार देगी। हर गरीब महिला के घर में सरकार शौचालय बनाकर देगी। ये काम अगर किसी ने सोचा, काम तो बहुत छोटा था, काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया। किसी को ख्याल कैसे आएगा? जो गरीब होता है, जो गरीब के घर में पैदा होता है, जो गरीब का बेटा होता है, जो गरीब देखा हुआ होता है, उसी को गरीब का दर्द मालूम होता है। जिसके घर में 5-5, 6-6 टॉयलेट बने हो, उसको टॉयलेट न होने का दर्द क्या पता। नरेंद्र मोदी जी को पता था कि हमारी बहनों का तबीयत खराब हो जाता है क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं होता है, वो टॉयलेट नहीं कर पाती है। हमारा गरीब भाई जब मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा कर लाता है तो ये जो गलियों में गंदगी होती है, और खास तौर से माफ करना, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के गलियों में ज्यादा गंदगी हुआ करती थी। गंदगी की वजह से बीमारी आती है और उसका मेहनत का कमाया हुआ पैसा बीमारी में खर्चा हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या चलाया? स्वच्छता अभियान चलाया। हम सफाई करेंगे, गंदगी को दूर करेंगे, बीमारी को दूर लगाएंगे, और अपनी बहन बेटियों के लिए हर घर में सरकार की तरफ से टॉयलेट बना कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सफाई अभियान, ये स्वच्छता अभियान किसका काम था? ये स्वच्छता अभियान इस्लाम का काम था। सफाई आधा ईमान। मैं तो ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो पहला काम किया वो इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था, पसंद होने वाला काम था, सफाई अभियान। और अगर घर से निकलते हैं और अगर अपने ऊपर छोटा सा भी कोई एक बूंद बराबर का निजासा लग जाए तो हमारा वजूद टूट जाता है, हम नाक आंख हो जाते हैं। और हमारे गलियों में गंदगी भरा हुआ था, उसको साफ करने का अभियान किसने चलाया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया। और लोग कहते थे मोदी आएंगे तो इस्लामी काम नहीं होने देंगे। उन्होंने जो दूसरा कैसे काम किया,
उन्होंने कहा बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे। ये बेटियों को बचाएंगे वाला काम किसका था? हमारी बहनों को मालूम उसका रे किसका था बताए? पहले किसने शुरू किया था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बचाने का काम शुरू किया था, क्योंकि उनके जमाने में अगर घर में बेटी पैदा हुई तो लोग मातम मनाते थे, बेटियों को जिंदा दफना देते थे। हमारी बहनों को मालूम है। और हमारे यहाँ भी लोग सोनोग्राफी कराते थे, क्योंकि बेटियां पैदा हो उसको अफसोस माना जाता। हमारे यहाँ भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब अगर हमल में बेटी जाती थी तो उसको हमल में मार दिया जाता था। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा बेटियां रहमत होती है, बेटियों को हम बचाएंगे। और इस्लाम में भी कहा गया है कि खुदा अगर किसी से खुश होता है तो क्या देता है? बेटी अदा करता है। खुदा अगर किसी से प्यार करता है, खुदा अगर किसी से राजी होता है तो बेटी अदा करता है। तो इन बेटियों को मार देते हैं, इन बेटियों को परेशान कर देते हैं। हम बेटियों को बचाएंगे, और सिर्फ बचाएंगे नहीं, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, मजबूत बनाएंगे। ये काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये काम किसी और को सूझा नहीं कि प्रधानमंत्री ने गरीब के घर में जन्म लिया, चाय बेचकर बड़े हुए, गरीबी में जिंदगी बिताई। उनको पता है गरीब का दर्द क्या होता है, और वो अभियान को शुरू किया, बेटियों को बचाया। आज सभी प्रदेशों में जहां बेटियों की तादाद गिर रही थी, आज बराबर आ रही है। बेटियों को पढ़ाने का नतीजा क्या हुआ? हमारी कर्नल सोफिया, आप सबने नाम सुना होगा। हमारी कर्नल सोफिया वही बेटी है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 साल पहले पढ़ाया, उसको ऑफिसर बनाया। और आज जब पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आया, उन्होंने कहा पाकिस्तान तुम बहुत पिछड़े हो, नालायक आदमी हो, तुम्हारे लिए तो हमारी बेटी ही काफी है, कर्नल सोफिया। उस कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान में घुसकर बम मारकर पाकिस्तान को घुटने बैठाने का जब काम किसी ने किया तो हमारी बहन कर्नल सोफिया ने किया, योमिका सिंह ने किया, हमारी बेटियों ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर को ये संदेश दिया कि हमारी जो बेटियां हैं वो हिजाब में जरूर रहती हैं, लेकिन उनको फाइटर प्लेन उड़ाना भी आता है और उनको बम मारना भी आता है। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, खबरदार उनको कम ना कहा जाए। इस सम्मान अगर देने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो इस्लामिक काम नहीं होगा, उन्होंने इस्लामिक काम जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था उसको आगे बढ़ाने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसका नतीजा आज मिला है कि हमारी बेटियां हमारे भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। शुरू से हमारी बेटियां कमजोर नहीं थी, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव होता था। बहुत सारी हमारे बहनें हज में जाती हैं, लेकिन अफसोस यह था कि जो हमारी बहन बेवा है, जो हमारी बहन अकेली है, उसको अगर हज में जाने की इच्छा हो तो सऊदी अरबिया जहां से इस्लाम आया, जहां हज पर जाते हैं वो लोग तो कहते थे क्या अकेले आ सकते? 45 साल के ऊपर की हमारी कोई भी बहन अकेले हज पर आ सकती है, उसका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन हमने भारत के कुछ कट्टरपंथी हमारी बहनों को अकेले हज पर नहीं जाने देते थे, और एक बहन को जाना है तो उसको साथ में किसी और भाई को लेकर जाना पड़ता था जो उसके महरम में होता था, यानी एक बहन को 2 हज का खर्चा देना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा जब इस्लाम इजाजत देता है तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हमें हमारे बेटों पे पूरा भरोसा है। जहाँ हज पर जाते हैं हम, वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम है?
जो कट्टर मंत्री लोग हैं, जो बहनों को हमारे कम आते हैं, जो अपने मंडल में रखना चाहते हैं, हमारी बहनें इस्लाम के इजाजत से अकेले हज पर जाएंगी और उन्होंने बिना महरम के हज पर भेजने का काम अगर शुरू किया तो हमारी बहनें बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से अकेले जाकर हज पर जाकर आ रही है। इस बार भी 7,500 हमारी बहनें अकेले जाकर हज पर आई हैं। ये काम अगर ये मौका किसने दिया तो किसने दिया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अभी हम सुनते थे कि नमक ज्यादा हो गया तो शोहर ने क्या किया? हमारी बहन से क्या किया? शोहर ने तलाक दे दिया गुस्से में। अगर हमारी बहन थाने में गई तो थानेदार साहब ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे इस्लाम में तुम्हारे शोहर का अधिकार है, वो तुम्हारे को नमक ज्यादा होने पर तलाक दे सकता है। हमारी बहन माई से पिला जाती थी। सोचो जरा उस बाप पर क्या बीतता था जो बाप अपनी लाडली बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता था, अपनी पूरी गाड़ी कमाई को लगाकर वो उसकी शादी ब्याह करता था और एक छोटी सी गलती, नमक ज्यादा हो गया, रोटी जल गई, समय पर खाना नहीं दिया, ऐसी ऐसी गलतियों पर ये समझते लोग तलाक करते हैं। सऊदी में बैठे हुए हैं, वहां पर कोई दूसरी पसंद आ गई, वहां से SMS करते, मैसेज भेजते, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और यहाँ पर हमारी बहन बेघर हो जाती है। जबकि इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम में तलाक का लंबा प्रोसेस है, 3 महीने तक प्रोसेस चलता है। हमारे मोदी जी ने कहा ये जो तलाक का तरीका है इसको हम बंद करते हैं। अब अगर कोई ऐसा बदमाशी के साथ तलाक देगा तो हमारी पुलिस देगी। 80% तलाक के मामले कम हो गए। और अगर कोई झगड़ा होता है और कोई ऐसी बात होती है तो वो आपस में बैठकर सुलझा लिया जाता है और फिर से वो जिंदगी शुरू हो जाती है। ये प्रोटेक्शन अगर किसी ने काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। कुछ दिन लोगों ने हवा फैलाई थी कि मोदी जी ने तो तलाक पर पाबंदी लगा दी। तलाक पर पाबंदी लगी, जो गैर कानूनी तरीके से तलाक दिया जाता था उस पर पाबंदी लगाकर तलाक कम से कम हो, इसकी व्यवस्था अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि जो हमारी बहनें चूल्हा फूंक कर खाना पकाती थी उनको 100 बीड़ी सिगरेट का धुआं आना लेना पड़ता था। मोदी जी ने कहा कि जब मैं छोटा था तो हमारी माँ चूल्हे पे खाना पकाती थी और बारिश के दिनों में लकड़ियां गीली होती थी, उसमें से आग का धुआं ज्यादा निकलता था, हमारी माँ बीमार हो जाती थी। तभी मैंने सोचा था कि अगर कभी मुझे मौका मिलेगा तो हम अपनी सारी माओं को इस धुएं से आजादी दिलाएंगे। उन्होंने जानकारी कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, उनको सरकार के तरफ से सिलेंडर देंगे तो उन्होंने सरकार से कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी जो सब्सिडी है वो सब लेते हैं, जिनको जरूरत वो भी लेते हैं, जिनको जरूरत नहीं वो भी लेते हैं। उन्होंने अपील की कि जिसको सब्सिडी नहीं लेना है, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो खुदा के वास्ते सब्सिडी छोड़ दे। इस सब्सिडी का सिलेंडर हम उन बहनों को देंगे जो आज भी चूल्हे में खाना पकाती हैं। लगभग 4 करोड़ लोगों ने अपना सब्सिडी छोड़ दिया और हमारी बहनों को उन्हें सिलेंडर देने का। हमारी बहनें जो रात भर सो नहीं पाते थे, बारिश का मौका आया, टीन का घर है, टीन का घर टपक रहा है, जो बच्चे होते थे, जो शोहर होते थे, वो तो सो जाते थे, लेकिन हमारी बहनें रात भर जाकर कहीं बाल्टी लगाती थी, कहीं पतीली लगाती थी, कहीं कोई और बर्तन लगाती थी कि घर में पानी ना फैले। हमारी बहन सो नहीं पाती थी रात भर,
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर गर्मी आता है तो टीन का घर भट्टी बन जाता है, अगर बारिश आता है तो रात भर घर से पानी निकलता है, और अगर ठंडी आती है तो वो बर्फ का मशीन बन जाता है। अब हमारी गरीब बहनों को हम घर बना कर देंगे। आपने देखा हो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तय किया कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम अपनी बहनों को घर बना कर देंगे, और वो घर का रजिस्ट्री भी जल्दी हमारी बहन के नाम पर होता है, भाई के नाम पर नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि जो बीमार होता है उसके इलाज में बड़ी दिक्कत होती है। हमने ये भी देखा है जब कोई घर में बीमार होता था तो हमको ऐसे दरगाह के सामने, मस्जिद के सामने चादर बिछाकर चंदा मांगना पड़ता था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कोई चंदा नहीं मांगेगा, अब किसी के सामने कोई हाथ नहीं फैलाएगा, अब अपना इलाज वो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कराएगा। जो गरीब है उसको इंश्योरेंस कार्ड दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जेब में इंश्योरेंस कार्ड देने का काम किया। आपके इस भिवंडी शहर में हमारे जो विधायक हैं चौगले साहब, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं, इन भाइयों ने हजारों हजार की संख्या में लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और आज मैं इस जगह से खड़े होकर बोल रहा हूँ सरकार के रोजे के सामने कि जो भी भाई बहन जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो आए, हमारे जिलाध्यक्ष से मिले, नजीद भाई से मिले, विधायक से मिले, सबको कार्ड बनाकर दिया जाएगा जिससे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो सके। किसी को किसी के सामने हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका इलाज की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और हमारे विधायक चौबे जी की, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की होगी। ऐसी सारी योजनाएं हैं कि मैं अगर गिनवाने बैठूँ तो पूरा रात मिल जाएगा। मैं नजीर भाई से कहूँगा इन योजनाओं की जानकारी एक पॉम्पलेट बनाकर हमारी बहनों को दे और हमारी बहनें भी उसको लेकर आगे बढ़े। और अभी तो एक जो प्रधानमंत्री ने तोहफा हमारी बहनों को दिया है वो मैंने उसको बताया शुरू में कि अभी 33% आरक्षण, चाहे वो नगर सेवक का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो, अब हमारी बहनों को कोई पीछे नहीं कर सकता है क्योंकि 33% का आरक्षण हमारी बहनों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब 100 में 33 विधायक, सांसद, नगर सेवक हमारी बहनें बनेंगी। ये भी अगर प्रधानमंत्री ने ताकत देने का काम किया है तो हमारी बहनों को मोदी साहब ने किया है। मैं आज इस बहुत मुकद्दस जगह पर आया हूँ। आज मैं यहाँ पर इंशाल्लाह ये वादा करके जाता हूँ कि जितना अच्छा काम हमारे चौगले साहब ने विधायकों ने किया है और नज़ीर भाई ने मुझे जिम्मेदारी भी दी है कि मैं उनके लिए सिफारिश करूँ, तो सबसे पहली सिफारिश तो मैं इस दर पर करता हूँ कि इससे बड़ा कोई दर ही नहीं। इंशाअल्लाह मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ कि मैं कल देवेंद्र फडणवीस से भी सिफारिश जरूर करूँगा कि मैं अपने साथियों को वादा करके आया हूँ। जिस प्रकार से चौगले साहब आज भिवंडी में काम कर रहे, उनको मंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि आने वाले समय में जब विस्तार होगा तो चौगले साहब मंत्री बन कर आएंगे। होना चाहिए क्योंकि एक शेर है कि लोगों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, लोगों को जो मिला है और मुकद्दर से मिला है, और हमको तो मुकद्दर सरकार आपके ही दर से मिला है। वो जो यहाँ से मिलता है उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। मंत्री, विधायक, संतरी सब यहीं से बनते हैं और इंशाअल्लाह आज हम सब लोगों ने जो यहाँ पर अर्जी लगाई है वो ज़रूर पूरा होगा। अपने इस भिवंडी शहर का चौतरफा विकास होगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हम सब इनके लिए भी दुआ करते हैं, इनको अल्लाह सेहत दे। और जो हमने जज्बा देखा जिलाध्यक्ष जी में, जो हमने इनके अंदर प्यार देखा है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, मैं इस यकीन के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि आने वाले समय में भिवंडी बल्दा सा नजर आएगा। और ये जो यहाँ पर सरकार का दर है इसका भी रंग रूप और विकास इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलकर करेंगे।
और अपने भिवंडी शहर को जन्नत बनाने का काम इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरी बात को सुना, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा इस्तेमाल भी आप सब लोगों ने किया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि सरकार मुझे बार बार यहाँ बुलाते हैं। मैं तो इस बार नहीं आने वाला था, मैं तो नज़ीर भाई को मना कर दिया था, और नज़ीर भाई ने लगता है यहाँ पर अर्जी लगा दी थी, इसलिए मैं कालीकट से चल कर आ रहा हूँ। मेरा प्लान था कि मैं दिल्ली से कालीकट जाऊँगा और कालीकट से दिल्ली ऑफिस लगाऊंगा, लेकिन सरकार ने ऐसा चमत्कार किया कि वहाँ पर शाम तक, रात 9 बजे तक कोई फ्लाइट ही नहीं थी। मुझे कालीकट में बैठना पड़ता। मैंने देखा मुंबई फ्लाइट है तो पता लगा कि सुबह फ्लाइट है। लेकिन सरकार का कमाल है, मैं नहीं आने वाला था, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन सरकार ने ऐसा चाबुक चलाया कि मैं इनके कदमों में आके गिर गया। सरकार का पुरस्कार है, ये तो मैं बार बार देखता हूँ, सभी लोग देखते हैं। मुझे यकीन है कि सरकार की नज़र हम लोगों पर जरूर पड़ेंगे, और जो भी हमारे नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ हैं, सरकार जरूर हमारे सुनेंगे। और मैं इस यकीन के साथ यहाँ जाता हूँ कि आने वाले समय में जब हम आएंगे तो जिलाध्यक्ष भी होंगे, नज़ीर भाई भी होंगे, असीम भाई भी होंगे, आबिद भाई होंगे, हम सब होंगे, और हमारे साथ मंत्री महोदय चौधरी साहब भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।